तो फोर्थ डायमेंशन में आपका स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। आज हम कूलाम्स लॉ पढ़ेंगे। कूलाम्स लॉ पढ़ने के से पहले हमें एक चीज़ जानने की ज़रूरत है कि पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं। ठीक है, तो किसी भी एक चार्ज को या फिर किसी भी एक मैटर को जिसके ऊपर चार्ज है उसे हम पॉइंट चार्ज कब डिसाइड करेंगे कि ये पॉइंट चार्ज है। तो अगर कोई दो चार्जेस हैं, ठीक है, और उनकी जो डायमेंशन है, मतलब ये जितनी भी इसकी डिस्टेंस वगैरह होती हैं वो बहुत स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू इनके बीच की डिस्टेंस। ठीक है, तो हम इन चार्जेस को क्या बोल देंगे? पॉइंट चार्ज बोल देंगे। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब कूलाम्स लॉ क्या कहता है कि अगर दो चार्जेस हैं हमारे, एक Q1 है और एक Q2 है, तो इनके बीच में लगने वाली जो फोर्स होगी, अट्रैक्शन भी हो सकती है, रिपल्सन भी हो सकती है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इनके प्रोडक्ट के, चार्जेस के। ठीक है, तो फोर्स जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी Q1 Q2 के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगी आर स्क्वायर के। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम K लगा देते हैं। इस K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो एप्सिलॉन है ये हमारा होता है परमिटिविटी ऑफ स्पेस। ठीक है, तो वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नॉट होता है, और हमारा इसकी पूरे की वैल्यू जो होती है 9 × 10⁹ आ जाती है। ठीक है, लेकिन अगर किसी एक मीडियम के अंदर आप आ जाते हैं कि मान लो जो हमारे दो चार्जेस हैं वो एयर के अंदर है या ऑयल के अंदर है, किसी भी मीडियम के अंदर है, तो एक हमारा एक और इसके अंदर कांस्टेंट ऐड हो जाता है, उसे हम बोलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आर, ये होती है रिलेटिव परमिटिविटी। इसे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है उसे हम एप्सिलॉन से दिखाएंगे या K से भी दिखा देते हैं। तो ये बराबर होता है हमारा एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर के। ठीक है, ये रिलेशन होती है इनकी आपस में। तो एक जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा? F = 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा ये एक वेक्टर होती है हमारी फोर्स जो रहती है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड है ये बस। ठीक है, अभी हमने मैग्नीट्यूड की बात कर ली है, लेकिन हम इसकी वेक्टर फॉर्म भी इसी वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो ये आपको एक टर्म समझ में आ गया होगा कि इसकी जो हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू है वो कितनी है। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक मिनट में इसे साफ़ कर दूं, इसे लिख लेते हैं अलग, इन्हें कर देते हैं साफ। तो अभी हम देखेंगे Q2 चार्ज पे Q1 के चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रही है। ठीक है, तो F2 पे लगने वाली फोर्स 1 की वजह से फैक्टर फॉर्म क्या होगी। ठीक है, तो अगर हम इसे समझने के लिए आप एक ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझो पहले। ये है, ठीक है, ये एक हमारा 3D स्पेस है। ये जो हमारा Q1 है मान लो यहाँ पे है, ये हमारा Q2 है वो यहाँ पे है। ठीक है, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है Q1 का वो क्या है? R1 है, और Q2 का क्या है? R2 है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर आपको पता ही होंगे क्या होते हैं। इस पर्टिकुलर चार्ज की पोजीशन दिखाते हैं वो इस फ्रेम के अंदर। ठीक है, ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, अब जो हमारा एक Q1 Q2 ये वाला जो वेक्टर है ये क्या होगा? तो सिंपल हमारा ट्राइंगल लॉ भी लगाएंगे आप, तो R2 - R1 क्या हो जाएगा? ये वाला वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, इसे और इसे ऐड करेंगे तो R1 R करके R2 ही बचेगा। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन भी ये वैलिडेट है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें ये वाला वेक्टर पता चल गया, ये R2 - R1 है। ठीक है, तो R2 - R1 को अगर हम R वेक्टर बोल दें सीधा ऐसे, तो अब यहाँ पे F21 क्या हो जाएगी? Q1 से Q2 की तरफ जो डायरेक्शन है वो क्या है? R है। तो ये वाली डायरेक्शन होगी अगर ये इस तरीके से फोर्स लग रही है, और ये अगर मतलब पॉजिटिव चार्जेस हैं तो इधर को लगेगी, और इसकी वजह से इधर को लगेगी। ठीक है, तो ये वाला वेक्टर हमारा R हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? -R हो जाएगा, क्योंकि सिंपल अपोजिट है। तो अब यहाँ से F21 क्या आ जाएगी? F21 आ जाएगी हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं? डायरेक्शन दिखाने के लिए हम यूनिट वेक्टर यूज़ करेंगे। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर और उसके मैग्नीट्यूड से उसे डिवाइड। ठीक है, यही तो यूनिट वेक्टर होता है। अब इसे या तो डायरेक्ट ऐसे लिख दो, R कैप लिख दो। ठीक है, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, R³ R वेक्टर। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। अब 2 पे 1 की वजह से हमने फोर्स निकाल ली, अब 1 पे 2 की वजह से देख लेते हैं। F1 पे 2 की वजह से वो कितनी होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन
Q1 Q2 डिवाइड बाय आर क्यूब, और अब डायरेक्शन क्या है, माइनस आर है, तो माइनस आर वेक्टर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगी 1/4πε Q1 Q2 डिवाइड बाय आर क्यूब, माइनस बाहर आ जाएगा और ये आर वेक्टर हो जाएगा। और ये जो पूरा हमारा टर्म है ये किसके बराबर है, F21 के, तो ये आ जाएगा हमारा -F21। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो भी हमारा यहाँ पे वैलिडेट है। ठीक है, ये हो गया। तो होप आपको कूलाम्स लॉ पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, और न्यूटन लॉ को ये कैसे वेरीफाई करता है ये भी समझ में आ गया होगा। अगर इसके अंदर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं, मैं क्लियर कर दूंगा, या नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको किस चीज़ पे टॉपिक चाहिए वो भी आप उसमें डाल सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड सब्सक्राइब करें चैनल को।